हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और हेडिंग डाल करके सबसे पहले मेरे को ये बता दीजिए कि मोमेंटम होता क्या, व्हाट इज मोमेंटम। आप लोग मोमेंटम सबसे पहले क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 9th आप लोग पढ़े हैं, 11th में भी आप लोग काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए कि मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद हम समझाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। बताइए कौन बताएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सही बोल रहा है क्या। अच्छा, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है पक्का। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है। मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड बस, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो फोर्स का होता है, वो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका मोमेंटम आप बोल रहे हैं, मोमेंटम पहले तो मोमेंटम आप लोग पढ़िए, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जिसको हम लोग क्लास 9th में सबसे पहली बार पढ़ते हैं, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पी जो होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और तीसरी बात, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी बात हम लोग मोमेंटम के केस में पढ़ चुके होते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मान लीजिए आपका कोई एक पार्टिकल है, सपोज करो आपका बॉल है, इसका मास आपका m है और ये बॉल v वेलोसिटी के साथ आपका इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक। यहां पर कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई सा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पर, ठीक है। ये बॉल के पास कितनी मोमेंटम है, सिर्फ मोमेंटम हम बोल रहे हैं। इस बॉल का मोमेंटम कितना होगा, इसका बॉल का जो मोमेंटम होगा p, ये होगा आपका m इंटू v, करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम आप जब भी निकालेंगे, आप किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। किसके अबाउट निकालेंगे, एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सारा हम लोगों ने जैसे शुरुआत से पढ़ा है कि एक तरफ हम लिखते हैं लीनियर वेरिएबल्स को और एक तरफ हम लिखते हैं आपके रोटेशनल वेरिएबल्स को, लिखते हैं ना हम लोग। जिसमें हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे कि आपका लीनियर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, रोटेशनल में थीटा से दिखाते हैं, वेलोसिटी v से दिखाते हैं, रोटेशन में ओमेगा से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन a से दिखाते हैं, यहाँ पर अल्फा से दिखाते हैं, फोर्स f से दिखाते हैं, यहाँ पर टॉर्क दिखाते हैं, यहाँ मास m से दिखाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I हो जाता है। उसी तरह लीनियर के केस में आपका मोमेंटम होता है p, और p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। और जैसे ही आप रोटेशनल में आ जाते हैं, p के बदले कौन आ जाएगा आपका l क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब भी निकालेंगे, किसी एक्सिस के अबाउट आप बात करेंगे, किस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जिस पॉइंट पर आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट करेंगे r। ये बॉल का जो पोजीशन वेक्टर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आप पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर है आपका r, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन होता है वो होता है आपका r क्रॉस p। l इज इक्वल टू r क्रॉस p, जहां r क्या है आपका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, p क्या है इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और आप r क्रॉस p जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, l इज इक्वल टू r क्रॉस p, दैट इज एंगुलर मोमेंटम l, आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में। दूसरी बात, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है l, ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। हाँ, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तो आपका वेक्टर था। व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम स्केलर होगा या वेक्टर होगा। वेक्टर कैसे बोल दे वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर जो आपको L इज इक्वल टू R क्रॉस P, जब भी आप दो वेक्टर का, मान लीजिए आपका दो वेक्टर है A और B, और इन दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर C आता है वो भी आपको क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका R क्रॉस P जो आप कर रहे हैं, तो आपका मोमेंटम क्या आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम, और ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, ये भी आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी।
आई बात समझ में? इसका डायरेक्शन, अगर आप बोल रहे हैं कि इसका आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी। पहला होगा इसके पास अपना मैग्नीट्यूड, एक होगा इसका अपने पास मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा इसके पास क्या होगा अपना डायरेक्शन। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? कैसे निकालेंगे बताओ? आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लिखिए L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के बदले आप लिख दो mv। ठीक, ये आपका L इज इक्वल टू आर क्रॉस mv। मास को आप इधर लिखिए, मास आपका एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए, क्या बन गया m r क्रॉस v। मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मास को बाहर निकाल लो, अंदर आपके चले गए r क्रॉस v। ठीक है, और r क्रॉस v को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं m इंटू आर वी साइन थीटा। आपको पता है a क्रॉस b क्या होता है? a b साइन थीटा। तो यहां पर a के बदले है आपका r, b के बदले आपका v, और दोनों के बीच अगर एंगल आपका थीटा है तो r क्रॉस p क्या हो जाएगा? r क्रॉस v हो जाएगा m r v साइन थीटा। तो यहां से आपका जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया वो आपका कितना आया? m v r साइन थीटा। क्या आया? m v r साइन थीटा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे हम लोग बात करेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम? अगर मेरे को निकालना हो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका डायरेक्शन बताइए तो कैसे निकालेंगे? ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकालते हैं। तो यहां पर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए बताइए कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहां होगा, किधर की तरफ होगा? हाँ, आपको हमने पढ़ाया था टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आपको पढ़ाया था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वहां पर भी आपको डायरेक्शन निकालना सिखाया गया था कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर और एफ का डायरेक्शन देख करके। सेम कॉन्सेप्ट है जो यहां पर आपको लगाना है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का जो डायरेक्शन है, आर का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? आर का डायरेक्शन इधर है, पी का डायरेक्शन इधर है। ये हो गया आपका आर का डायरेक्शन आर कैप, पी का डायरेक्शन इस तरफ पी कैप। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा। ठीक, क्या करना है? अपनी इन चार उंगलियों को, दाहिने हाथ की चार उंगलियों को आर के डायरेक्शन में रख दो ऐसे, और पी की तरफ मोड़ दो। अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो आपको बताएगा क्या? एंगुलर मोमेंटम एल का डायरेक्शन। तो अंगूठा आपका पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, आ गया एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ। तो ये था इसका सही एक्सप्लेनेशन। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज करना है, अपनी चार उंगलियों को आर के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कीजिए और उसको पी की तरफ मोड़िए। तो आपका जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। आया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? लिखिए यहां तक जो भी लिखवाया गया है। अब देखो, आपने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो आपका L होता है ये होता है आपका R क्रॉस P। इसी को आपने लिखा, इसी को आप बोल रहे हो M इंटू आर क्रॉस V बोल रहे हो। ठीक है, इसी चीज को आप बोल रहे हो M V R साइन थीटा। ठीक, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं M R इंटू V साइन थीटा। ठीक है, अब हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। पार्टिकल जो था मूव कर रहा था वेलोसिटी v के साथ, हम इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक इस डायरेक्शन में v cos थीटा और दूसरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। आया समझ में? अब ये जो दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़े, इसमें आपका एक कंपोनेंट है v sin थीटा जो r के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। जो v sin थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका r के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और जो आपका v cos थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका r के साथ कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। इसका एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, इसका एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो अगर आप इस कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम निकालने जाएंगे v cos थीटा की वजह से, तो आप क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v cos थीटा आप क्या लिखेंगे? m इंटू आर इंटू वी कॉस थीटा इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब क्या? साइन ऑफ 0। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। आपका एक कंपोनेंट हो गया, अब आर हो गया, ये हो गया आपका ए,
ये हो गया b, और साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना 0। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v cos थीटा हो गया आपका पूरी तरह से 0। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम अगर v sin थीटा की वजह से निकालोगे तो ये कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू v sin थीटा जब आप लिखोगे तो ये होगा m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 क्या होता है आपका 1। तो आपका एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू वी साइन थीटा ये हो गया आपका एम आर वी साइन थीटा। तो जब भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, इसकी वजह से तो पूरी तरह से जीरो हो गया, हुआ कि जो भी एंगुलर मोमेंटम आया वो किसकी वजह से आया, वी साइन थीटा की वजह से आया। तो जब भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे आप क्या करेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, और v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो r के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पर लिख दो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। आई बात समझ में, एम वी आर साइन थीटा, इसी को एम आर वी साइन थीटा बोल सकते हैं, जहां वी साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दूसरे वाले कंपोनेंट के चलते कोई भी आपका एंगुलर मोमेंटम नहीं आपको मिलने वाला है। आया बात समझ में, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, हो गया सबका। तो एंगुलर मोमेंटम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका एम वी आर साइन थीटा या एम आर वी साइन थीटा। एम आर वी साइन थीटा जब आप लिख रहे हैं तो आप समझ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, m इंटू आर, अगर आपने r को फिक्स कर दिया तो आप वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो आपका r के परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम r को नहीं, अगर हम v को फिक्स कर देते हैं, v में कोई अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम r का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अब वो करके देख लो, चलो जी। तो आपने अभी क्या किया था, आपने r को फिक्स रखा था, r को कोई चेंज नहीं किया था, आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लिए थे, एक आपका v, इधर आपका ये वाला आपका यहां पर थीटा था, r और v के बीच का एंगल, तो इधर वाला कंपोनेंट आपने लिया था v साइन थीटा, इधर आपने लिया था v cos थीटा, और आपका फॉर्मूला जो बनकर के आया था वो आया था m इंटू आर। अगर आप r में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। बट अब हमारा कहना है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि नहीं, हम v में कोई चेंज ना करें, v को हम फिक्स रहेंगे, तो हम r का कौन सा कंपोनेंट लेंगे। तो देखो, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और अगर आपका ये एंगल थीटा हो गया तो ये जो आपका r है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक आपका ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये हो गया आपका r cos थीटा, और एक हो गया आपका ये वाला कंपोनेंट, ये हो गया आपका r sin थीटा, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला आया था वो आपका आया था क्या, एम वी आर साइन थीटा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आर साइन थीटा मतलब कौन सा, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल, अगर आपको एल निकालना है तो आप यहां पर आर का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, आर का आप वो कंपोनेंट लेंगे जो आपके वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में। अगर आप ये वाला कंपोनेंट लेने जाएंगे आर cos थीटा, तो ये तो वेलोसिटी के साथ जीरो एंगल बना रहा है, इसका भी आप सॉल्व करोगे तो साइन जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट आप इसको, अगर आप इस कंपोनेंट को लेते हो तो वेलोसिटी और आर साइन थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब यहां पर आप जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगा, तो आर के उस कंपोनेंट की वजह से आएगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो या तो आप करो m इंटू आर, अगर आप r को चेंज नहीं कर रहे हो तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो r के परपेंडिकुलर है, या फिर अगर आप v को चेंज नहीं कर रहे हो तो आप r का वो कंपोनेंट लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में। तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं m v r परपेंडिकुलर, इस चीज को आप लिख सकते हैं m r v परपेंडिकुलर। आया बात समझ में, लिख लीजिए, बना लीजिए डायग्राम। सवाल है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज। चार ऑप्शंस हैं, या तो जीरो है, या कांस्टेंट है, या इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है। इमेजिन कीजिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए। टाइम है आपके पास 3 मिनट। आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस।
पार्टिकल के पास मास इसका m है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी जो v है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रही है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, आपका अबाउट ओरिजिन वो क्या है, जीरो है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक बात बताइए, अगर इस इंस्टेंट पे टाइम t इक्वल टू, मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू 0 मान लेते मेरा पार्टिकल यहां पर है, ठीक, तो यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कोई ये है, इसको मान लो आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसका आ रही है, ठीक। आफ्टर टाइम t मान लेते हैं t टाइम के बाद ये पार्टिकल आपका मूव करते करते कहीं यहां पहुंच गया होगा, इसका मास v और वेलोसिटी तो अभी भी v ही रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि, तो यहां इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था ri और यहां पर जब ये पहुंचा है मान लेते हैं इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो है आपका rf, ठीक। अब आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा कि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू m r क्रॉस v, मतलब L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, ठीक। इसी को हम लिख सकते हैं एम वी इंटू आर साइन थीटा, जहां आर साइन थीटा क्या होता है, आर साइन थीटा है कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू वी, कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू वी। तो वी का अगर डायरेक्शन ये है तो मेरे को आर का कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है जो वी के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट लेना है। तो यहां पर जो कंपोनेंट है आपका, मान लीजिए जो भी इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आपका आर आई साइन थीटा, ठीक। यहां पर जो आपका कंपोनेंट आएगा ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा आर एफ साइन थीटा। क्या आर आई साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा बराबर है? हाँ नहीं, आर आई साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा दोनों का जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या आपको सेम नहीं दिख रहा है? सेम है ना भाई। ये कंपोनेंट दोनों का वेरी कर रहा है। ये वाला कंपोनेंट अगर आप देखेंगे आर आई कॉस थीटा सिर्फ इतना है, आर आई कॉस थीटा सिर्फ इतना है और आर एफ कॉस थीटा जो है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये कंपोनेंट दोनों का वेरी कर रहा है। बट आपका आर आई साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा जो है वो तो डिस्टेंस सेम है ना, वो तो गैप सेम है। तो क्योंकि आपका आर आई साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा दोनों सेम है तो आपका एल इनिशियल भी होगा वो किसके बराबर होगा? एल फाइनल के होगा। मतलब कि आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी को डाउट है तो पूछिए और डाउट नहीं है तो लिख लीजिए। हाँ देखो दोनों का, बट एंगल भी तो देखो, थीटा, इसका थीटा क्या है? इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा कम है, इसका जो थीटा फाइनल है ये आपका थीटा इनिशियल। आप देखो कि थीटा इनिशियल जो है थीटा फाइनल से कम है। तो आर आई, आप सही बोल रहे हैं, आर आई और आर एफ का अगर आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे आर एफ ज्यादा है बट इसका थीटा भी तो कम हो गया। तो आपको दोनों को देखना है। आर आई साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। आर आई साइन थीटा जो है, आर आई साइन थीटा आई विल बी इक्वल टू व्हाट? आर एफ साइन थीटा एफ। आया समझ में? देखिए आपने अभी जो फॉर्मूला देखा एम आर क्रॉस वी, एम आर वी साइन थीटा या एम बी आर साइन थीटा, ये किसके लिए, आप अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये तरीका एंगुलर मोमेंटम निकालने का किसके लिए वैलिड है? एक पार्टिकल के लिए। अगर एक स्मॉल पार्टिकल m है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर r है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप लगाएंगे एम आर क्रॉस वी, एम बी आर साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा आप निकाल लेंगे। बट अगर आपके पास एक पार्टिकल ना हो करके एक बॉडी हो, एक कंटिन्यूअस बॉडी हो, तब आप उसके लिए कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी हो, उसका एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालने बोल दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा एक रिजिड बॉडी है, ऐसा आपके पास एक सपोज करो रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी जो है वो आपका इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, फिक्स्ड है, और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अगर आपको इसका बोल दिया जाए एंगुलर मोमेंटम निकालो तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें तो एक पार्टिकल नहीं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यहां पर पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है। हमने अभी सिर्फ एक पार्टिकल का निकालना सीखा है, एम आर क्रॉस वी, पार्टिकल का मास इंटू उसका आर क्रॉस वी, सिर्फ एक पार्टिकल का। बट यहां पर आपको नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसका अगर आपको बोल दिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां पर हमारा एक पार्टिकल है, सपोज करो आपका पार्टिकल 1, ठीक। इसका यहां से जो दूरी है, यहां से जो इसका दूरी है वो मान लेते हैं आपका कितना है r1, और इसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो इस r1 के परपेंडिकुलर है, सपोज कर लेते हैं वो है आपका v1। तो इस पार्टिकल का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा L1, तो आप L1 क्या लिखेंगे, L1 आपका हो जाएगा m r1 v1, m1 r1 m1 r1 v1 लिखेंगे आप L1 को। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपका यहां पर कोई पार्टिकल है 2, इसका मास है m2। इस मास m2 वाले पार्टिकल का जो यहां से पोजीशन वेक्टर आपका है ये आपका r2, और इसका जो वेलोसिटी है जो r2 के परपेंडिकुलर है आपका v2। तो आपका L2 कितना हो गया, L2 हो गया आपका m2 इंटू r2 इंटू v2। थीटा क्यों नहीं है, साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह आपका एंगल हम कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हर जगह आपका साइन 90 साइन 91 होते जा रहा है। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह मान लेते हैं अपना पार्टिकल कहीं पर होगा L3, इसका एंगुलर मोमेंटम L3 कितना हो जाएगा, m3 r3 v3। ऐसे करते 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 यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपका nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो क्या होगा आपका mn rn इंटू vn। और पूरे सिस्टम का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सारे के एंगुलर मोमेंटम को क्या करोगे, जोड़ दोगे ही तो करोगे। तो आपका L एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो आप निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा m1 r1 v1 प्लस m2 r2 v2 प्लस m3 r3 v3। ऐसे करते 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 आपका कहां तक, mn rn vn। आई बात समझ में। अब जो आपका v1 है, v1 इसको आप क्या लिख सकते हैं, v1 को आप r1 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। v क्या होता है, r ओमेगा होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो v1 है ये क्या है, इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, vt इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो अगर आप इस पार्टिकल का v1 लिखना चाह रहे हैं तो v1 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप r1 इंटू ओमेगा। v2 को आप लिख सकते हैं r2 इंटू ओमेगा। v3 को आप लिख सकते हैं r3 इंटू ओमेगा। और ऐसे करते करते जो आपका nth पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा आप उसको लिख सकते हैं rn इंटू ओमेगा। तो यहाँ हर जगह जहां पर v1 v2 v3 है, आपका हर चीज को, हर टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। तो आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा m1 r1 v1 को हमने लिख दिया r1 इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 v2 को हमने लिख दिया r2 इंटू ओमेगा प्लस m3 r3 v3 को हमने लिख दिया r3 इंटू ओमेगा। और ऐसे करते करते जो आपका nth पार्टिकल आया इसका हमने लिखा mn rn vn को हमने लिखा rn इंटू ओमेगा। अब आप ये कोई मत पूछना कि सर क्या ओमेगा सबका सेम रहेगा, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट का जो आपका एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, थीटा ओमेगा अल्फा, वो हर पार्टिकल के क्या होंगे, सेम होंगे। तो ओमेगा हर पार्टिकल का सेम होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ऐसे करते 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 आपका mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। आया बात समझ में। आप क्या करें, आप ओमेगा को, क्योंकि ओमेगा सब में कॉमन है, ओमेगा को बाहर निकाल लो। तो आपका अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ऐसे करते 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 आपका mn rn का स्क्वायर, और ये आपका क्या देगा, पूरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब एक बात बताइए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये सब है क्या, पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल n का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लिख दीजिए ओमेगा इंटू i1 प्लस i2 प्लस i3, ऐसे करते करते आपका in। आया बात समझ में, बराबर किया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहां से आपका जो एंगुलर मोमेंटम का फाइनल फॉर्मूला बन करके आया पूरे सिस्टम का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो आपका क्या आया, i1 प्लस i2 प्लस i3 अप टू in क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of the body, moment of inertia of the body about the axis of rotation into ओमेगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो आपको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप क्या करेंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है ना। तो आपको जब भी मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
तो आप अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और उसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन आपका ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का भी होगा। बट ये जो आपका फॉर्मूला है ये वैलिड है कब, ये वैलिड है आपका सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए। और जो भी बॉडीज हम लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा है, जैसे आपका रिंग, आपका डिस्क, सिलेंडर, कोन, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सारे क्या है, सारे सिमेट्रिकल बॉडीज। तो उन सब में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आया बात समझ में, जल्दी से नोट कर लो। यही चीज हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम यहां पर साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया है वो ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर लिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो आपका साइन 90, यहाँ सब जगह साइन 90 साइन 90, और साइन 90 अगर हर जगह तो क्या हो रहा है, 1 होते जा रहा है। लिखिए हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट उससे पहले मेरे को यह बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको किसको याद है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको किसको याद है, बता दो। लीनियर मोमेंटम में मतलब अगर कोई भी दो बॉडी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम मतलब और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम है, कंजर्व रहता है। एग्जैक्टली, अगर कोई सिस्टम पर, किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है, जीरो लग रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होता है, उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे, इसको हमने पढ़ा था कि जब आपने पढ़ा था कि F जो आपका होता है फोर्स, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स आप पढ़ते हैं न्यूटन साहब के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या, dp बाई dt, राइट। ये आप लोग पढ़ते हैं F इज इक्वल टू dp बाई dt सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो अगर आपका फोर्स ही जीरो हो जाए, अगर आपका फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब आपका dp क्या, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, जीरो है। और अगर आपका चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है। अभी आपने पढ़ा है आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा। अभी आपने पढ़ा ना, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अगर आप इस L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dl बाई dt इज इक्वल टू di ओमेगा बाई dt होगा। और I जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लो, तो आपका ये क्या बन गया, I इंटू डी ओमेगा बाई डी टी बन गया। तो आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, कौन बताएगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा बाई डी टी बन गया क्या आपका, ये बन गया आपका I इंटू अल्फा, और I इंटू अल्फा क्या होता है, टॉर्क। तो आपका डी, ये आपका I इंटू अल्फा होता है आपका टॉर्क टाउ। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनकर क्या आया, टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन dt। और अगर आपका सिस्टम पर जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पर आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो हो जा रहा था, वैसे ही अगर आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपका जीरो हो जाए तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपका L इनिशियल जो होगा, L इनिशियल वो आपका L फाइनल हो जाएगा। तो लिखिएगा कि if the net external torque on a system about an axis of rotation is zero, then the
then the angular momentum about angular momentum of the system about that axis of rotation, angular momentum of the system about that axis of rotation remains conserved, that is L initial is equal to L final. L initial is equal to L final मतलब क्या, I1 into ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल into ओमेगा फाइनल. लिखिए इसको. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड होगा. बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड होगा जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है. हर एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड नहीं होगा. जैसे मान लीजिए आपका डिस्क है, सपोज करो ये आपका डिस्क है, राइट. मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट आपका नेट टॉर्क है आपका जीरो है. इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क अगर आपका जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड होगा. अगर आप बोलेंगे कि आपका क्या इस एक्सिस के अबाउट भी कंजर्व्ड होगा, नहीं होगा. अगर वहां पर अगर इसके अबाउट नेट टॉर्क है तो कंजर्व्ड नहीं होगा. जिस एक्सिस के अबाउट आपका नेट टॉर्क जीरो हो रहा है सिर्फ उसी एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. आई बात समझ में. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रोलिंग के केस में आपने देखा था कि जब आपका बॉडी रोल कर रहा होता है और मान लीजिए आपका अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो, आपको हमने बताया था कि अगर यहां पर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, अगर बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा. मान लेते हैं कि आपका फ्रिक्शन जो है आपका कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक. अब फ्रिक्शन क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है. फ्रिक्शन क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है. अगर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है तो फोर्स अगर आ गया तो टॉर्क भी आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क भी आएगा. तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी के इस सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क तो लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है. तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट बोलोगे क्या इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन आपका यहां पर है. और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो आपको पता है टाउ क्या होता है, टाउ होता है RF परपेंडिकुलर, ठीक है. तो आपका यहां पर टॉर्क कितना हो जाएगा, R इंटू एफ हो जाएगा. तो आपका क्योंकि यहां पर नेट टॉर्क लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो आपका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा. बट अगर हम इस एक्सिस को चूज कर ले अपना, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने जाए तो फ्रिक्शन आपका यहीं पर एक्ट कर रहा है और इस एक्सिस से फ्रिक्शन का कितना दूरी है, जीरो. तो टॉर्क कितना हो गया, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, टॉर्क जीरो. एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद इस एक्सिस के अबाउट आपका नेट टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क को आपका है जीरो. क्यों, क्योंकि आपका R इंटू एफ साइन थीटा आप करते हो. यहां पर थीटा और R, आपका R और थीटा के बीच में अगर आप यहीं पर एक्सिस अपना मान लो तो आपका R और F के बीच में जो आपका दूरी है R हो गया आपका जीरो. तो आपका इस एक्सिस के अबाउट आपका नेट टॉर्क हो गया जीरो. और आपका इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हो गया जीरो. तो इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हो. हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे भी कि हम इस एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है और फ्रिक्शन अगर इसी से पास कर रहा है तो यहां पर आपका नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा. इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा बट इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है. और अगर आपका टॉर्क जीरो है तो आप यहां के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. आया बात समझ में? लिख लीजिए जो लिखना है इसमें. तो अभी तक आपने देखा कि अगर आप लीनियर वेरिएबल्स और रोटेशनल वेरिएबल्स का एक लिस्ट बनाए तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है s, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, यहां पर वेलोसिटी v, यहां पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहां पर आपका एक्सेलरेशन है, यहां पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पर आपका लगता है फोर्स की वजह से आता है एक्सेलरेशन है, यहां पर आपका टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से आपका आता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और आपका यहां पर होता है आपका मास m, यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I, यहां पर होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका कितना होता है हाफ m v स्क्वायर, यहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, ये हो जाता है हाफ I
ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आपका वर्क डन आप लिखते हैं, वर्क डन आप लिखते हैं एफ डॉट एस, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख दो, आप वर्क डन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं वर्क डन को आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप जो एंगुलर, यहाँ पर आप मोमेंटम को लिखते हैं P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी फॉर पार्टिकल। अगर आपका एक पार्टिकल है उसके लिए एम आर क्रॉस वी, और अगर आपका एक सिस्टम है, बॉडी, एक कंटिन्यूअस बॉडी है, उसके लिए आप एल को क्या लिखते हैं, उसी आप एल को लिखते हैं एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आया बात समझ में? तो ये सारे आपके लिस्ट है लीनियर और रोटेशनल वेरिएबल्स के। हम लोगों ने यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक की आपकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, जो आपको जेई मेंस में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपका एससी वर्मा के भी क्वेश्चंस हैं जो हम कल लेकर के आने वाले हैं। जब आप क्वेश्चंस देखिएगा, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए भी हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप देखोगे आपसे क्वेश्चन आराम से बनना चालू हो जाएगा। अभी तक आपको इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, रिजिड बॉडी रोटेशन में किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, 2 मिनट आपके पास टाइम है, पन्ना पलट लीजिए और पन्ना पलट करके पूछ लीजिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको समझ में नहीं आया था। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपका कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, कोई सा भी मान लो आपका एक कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, आप बोलते हैं कि इस कंटिन्यूअस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट अपना कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, राइट। आप रेडियस ऑफ जाइरेशन, वो दूरी इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, मान लीजिए इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इसका मान लो ये आपका डिस्क है, डिस्क का आप सपोज करो इसका मास m है, रेडियस r है। आपको पता है डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना होता है, m r स्क्वायर बाई 2। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, इसी एक्सिस से वो दूरी है, इसी एक्सिस से वो दूरी है जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, जिस दूरी पर अगर आप पूरे डिस्क को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो, ताकि उस पॉइंट मास का मास और इस डिस्क का मास सेम हो। अगर आप इस पूरे डिस्क को उस पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो जिसका मास आपका m के बराबर हो, तो k वो दूरी है जहां पर आप रखेंगे तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने के ही बराबर आएगा। आया समझ में? k वो दूरी है जहां पर आप डिस्क को एक पॉइंट मास बना के अगर रख दोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 के ही बराबर आएगा। सिंपल सी बात है। रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्सिस के साथ बदल भी जाता है। अगर मान लीजिए आप यहां पर एक्सिस बदलेंगे, आपने सपोज करो ये वाला एक्सिस ले लिया, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी बदल जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो अब क्या निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट वो दूरी निकालनी पड़ेगी जिस दूरी पर अगर आप इस पूरे डिस्क को एक पॉइंट मास बना के रख दोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना इस एक्सिस के बराबर है। तो हर एक्सिस का अपना रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। आया बात समझ में? रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या याद करने की जरूरत है आपको? जरूरत नहीं है। हमने आपको तरीका बहुत अच्छे से बताया है। क्या करना है, i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, इसको इक्वेट कर देना है m के स्क्वायर से, और k का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। आया समझ में? और पूछिए।